Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. And in this video I am going to finish the chapter of class ninth, Constitutional Design. Till now I discussed about the making of the constitution. अब उसके बाद जब हम देखेंगे जो लास्ट वीडियो में कंप्लीट किया था, आपने देखा होगा कि उसके बाद स्पीचेस दी हुई है तीन स्पीचेस। एक स्पीच महात्मा गांधी की, एक भीमराव अम्बेडकर की और एक फेमस स्पीच जो जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार भारत आज़ाद होने के बाद रेड फोर्ट पे दी थी। दैट वाज द फर्स्ट स्पीच टू द फ्री इंडिया। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने जो स्पीच दी थी, टेररिस्ट विद डेस्टिनी, द मोस्ट फेमस स्पीच। वो देखते हैं उसमें उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने कहा था, लॉन्ग ईयर्स अगो वी मेड अ टेररिस्ट विद डेस्टिनी एंड नाउ द टाइम कम्स व्हेन वी शैल रिडीम अवर प्लेज। वो कहना चाहते थे यहाँ पर कि कई सालों पहले हमने नियति के साथ एक वादा किया था और अब वो समय आ गया है कि हम अपने वादे को निभाएं। When we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleep, India will awake to life and freedom. तो इसमें वो कहना चाहते थे कि हमने अपना वादा किया था कि निभाएं। वो कहना चाहते कि पूरी तरीके से नहीं, लेकिन कोशिश करनी है कि काफ़ी हद तक तो निभाएं। और वो कहना चाहते थे कि जैसे ही आज घड़ी में 12 बजेंगे हम लोग आज़ाद हो गए होंगे। अ मूवमेंट कम्स, इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। भारत को आज़ादी मिल जाएगी। अ मूवमेंट कम्स विच कम्स बट रियली इन हिस्ट्री व्हेन वी स्टेप आउट फ्रॉम द ओल्ड टू द न्यू। एक ऐसा मूवमेंट जो शायद इतिहासों में कभी कभार ही आता है। हम एक पुराने युग से एक नए युग में आने वाले हैं। एक पुराने युग का एंड होने वाला है। एंड व्हेन द सोल ऑफ अ नेशन लॉन्ग सप्रेस्ड फाइंड ट्रेंस। और जब देश की जो आत्मा थी, जिसे काफ़ी लंबे समय से दबाया हुआ था, उसे भी आज़ादी मिल जाएगी। इट इज़ फिटिंग that as the Soulman movement we take the pledge of dedication to the service of India and her people and to the still larger cause of humanity. इसमें कहना चाहते हैं जवाहरलाल नेहरू कि अब इस पवित्र मौके पर हम भारत और उसके लोगों की सेवा करने के लिए तथा सबसे बढ़कर मानवता की सेवा करने के लिए समर्पित होने के लिए आज हम यहाँ प्रतिज्ञा कर रहे हैं। फ्रीडम एंड पावर ब्रिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। वो कहना चाहते हैं कि आज़ादी और पावर आने से जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। द रेस्पॉन्सिबिलिटी रेस्ट अपॉन दिस असेंबली, अ सॉवरेन बॉडी रिप्रेजेंटिंग द सॉवरेन पीपल ऑफ इंडिया। बिफोर द बर्थ ऑफ फ्रीडम वी हैव एंड्यूर्ड ऑल द पेन्स ऑफ लेबर एंड आवर हार्ट्स आर हैवी with the memory of this sorrow. Some of those pains continue ever now. Nevertheless, the past is over and it is the future that beckons to us now. वो इसमें कहना चाहते हैं कि ये जो सॉलमन, ये जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो एक असेंबली पे आ चुकी है। एक असेंबली जो भारतीयों की होगी। अब हम आज़ाद हो चुके हैं। हमने बहुत कोशिश करी, हमने बहुत दर्द सहे हैं इस चीज़ को हासिल करने में, और अब हमें उन्हें भूलना है। वो सब पास्ट हो चुके हैं। अब हमें अपने भविष्य की तरफ देखना है, क्योंकि वो भविष्य अब हमारी तरफ देख रहा है। वो आगे कहते हैं, द फ्यूचर इज नॉट वन ऑफ ईजी और रेस्टिंग बट ऑफ incessant striving.
so that we may fulfill the pledge we have so often taken and the one we shall take today. इसमें कहना चाहते हैं कि ये जो भविष्य है ना, ये अब आराम से बैठने का नहीं है, चैन से बैठने का नहीं है, बल्कि अब हमें और ज़्यादा कोशिश करनी है ताकि हम अपनी इस प्रतिज्ञा को पूरी कर सकें। वो प्रतिज्ञा जो हमने पहले कई बार ली है, वो आज भी हम फिर से लेते हैं। The service of India means the service of the million who suffer. It means the ending of poverty and ignorance and disease and inequality of opportunity. वो कहना चाहते हैं कि हम जो भारतीयों के लिए काम करना चाहते हैं वो उन सब के लिए है जिन्होंने बहुत सफ़र किया है। हम गरीबी सब चीज़ ख़त्म करना चाहते हैं, डिसीज़, इनइक्वलिटी सब ख़त्म करना चाहते हैं। द एम्बिशन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ आवर जनरेशन हैज़ बीन टू वाइप एवरी टीयर फ्रॉम एवरी आई। और आज हमारे देश के महान लोगों का ये कर्तव्य होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए हमारी जनरेशन का, कि हमें हर इंसान की आंखों से आंसुओं को पहुंचना है। That may be beyond us, but as long as there are tears and sufferings, so long our work will not be over. हाँ, ये बात सच है कि ये बहुत लंबा प्रोसेस है, ये आसान नहीं है, लेकिन हमें कोशिश करनी है, क्योंकि अगर किसी भी इंसान की आंखों में आंसू हैं, कोई भी इंसान परेशान है, तो समझ लेना कि हमारा काम पूरा नहीं हुआ है। चलिए ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें फिलॉसफी। इसके तहत हम आपको बताएंगे कि संविधान की मेन फिलॉसफी क्या क्या थी। सबसे बड़ा ध्यान रखना, उसमें जो आपको पेपर दिया हुआ उसमें कई सारी चीजें मेंशन हैं, जैसे वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया, एज वी ऑल नो दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर इंडिया इज ड्रॉन बाय द पीपल हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया। मतलब संविधान हमारे देश के लोगों ने ही बनाया है, जिसे हमने चूज किया था। अब ये सारी पावर हमारे पास आ चुकी है, ना किसी किंग के पास है, ना किसी बाहर के लोगों के पास है। सोवरेन, सोवरेन का मतलब होता है कि अब पीपल के पास सबसे बड़ा अधिकार है कि वो अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं अपने इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर्स को लेकर, और कोई भी बाहर का पर्सन गवर्नमेंट को डिक्टेट नहीं कर सकता, का मतलब एक तरीके से उसे फोर्स नहीं कर सकता कि आप ये काम नहीं करेंगे, वो करेंगे। Now India has the supreme power to make decisions on internal as well as the external matters. Socialist का मतलब ये हो गया कि समाज में सबका भला होना चाहिए। जैसे कि वेल्थ हमारे देश में समाज जनरेट करता है, सब मिलकर आते हैं, सबके मिलने की वजह से हमारे देश में पैसा आता है। इसको समाज में सबको बराबर मिलना चाहिए। इसीलिए देखा गया है कि सारी लैंड, इंडस्ट्रीज, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये सब पे कंट्रोल करती है देश की गवर्नमेंट, ताकि हमारे देश में सोशल और इकोनॉमिक इक्वलिटीज़ ना हो। सेकुलर के बारे में हम सब जानते हैं। इसका मतलब है फ्रीडम ऑफ रिलीजन। कोई भी किसी को फोर्स नहीं कर सकता कि आप ये रिलीजन फॉलो नहीं करेंगे, ये रिलीजन फॉलो करिए आप। सब रिलीजन के साथ इक्वल ट्रीटमेंट होगा। फिर बात करते हैं हम डेमोक्रेसी की। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है हमारे देश के लोगों ने ही हमें चूज़ किया है। सबके पास पॉलिटिकल राइट्स है, सब इलेक्शन में पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं, और जिसे हमने चूज़ किया है वो हमारे लिए अकाउंटेबल है। मीन्स जो भी करेगा उसका जवाब हमें देगा, और ये गवर्नमेंट रूल्स के अंदर ही रह के काम करती है। नेक्स्ट आता है रिपब्लिक तो हमें पता है कि जैसे देश का जो हेड होता है, जैसे हमारे देश में हेड है प्रेसिडेंट, वो इलेक्टेड होना चाहिए। तो वो देश जहाँ पर हेड इलेक्टेड होता है या अपॉइंटेड होता है, रिचुअल्स के हिसाब से वो राजा का बेटा राजा नहीं बनता, तो वो देश रिपब्लिक कहलाता है। एंड इंडिया इज ए रिपब्लिक कंट्री। जस्टिस, सिटीजन्स को किसी भी बिहाफ पर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है, चाहे वो जाति का हो, धर्म का हो या उसके जेंडर का हो। सोशल इनइक्वलिटीज को खत्म करना है, और गवर्नमेंट सबके लिए काम करेगी, स्पेशली फॉर द वेलफेयर ऑफ द वीकर सेक्शंस, क्योंकि उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। फिर आता है लिबर्टी का मतलब होता है कि हम किसी के ऊपर बिना वजह कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकते हैं। सबके पास अधिकार है कि वो अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो चाहें, मतलब अपनी फीलिंग्स को किसी भी माध्यम से जनता तक पहुंचा सकते हैं। इक्वलिटी, इसका मतलब है कि हर कोई कानून की नज़र में बराबर है, समाज में भेदभाव नहीं होगा, और गवर्नमेंट सबको बराबर के मौके देगी। एंड द लास्ट वन इज फ्रेटर्निटी। इसका मतलब होता है
कि हमारे देश में हम सब जो है वो एक जैसे भाई बहन हैं। हमें सबके साथ ऐसे बिहेव करना चाहिए जैसे वो हमारे एक फैमिली मेंबर है। नो वन शुड ट्रीट अ फेलो सिटीजन एज अ इंफीरियर। किसी को भी हमें छोटा नहीं समझना है इसमें। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंस्टीट्यूशनल डिजाइन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? बस एक लिखा हुआ है कि इसमें क्या क्या लॉज हैं, किसके पास क्या राइट्स होते हैं। एवरीथिंग इज मेंशन्ड देयर। और इस लॉ में इसके तहत सबके पास ये बताया जाता है कि कौन किसके पास क्या पावर है, क्या लिमिटेशंस हैं। इसका मतलब ये नहीं है दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज सेक्रेड, अनऑल्टरेबल, रिजिड। ये नहीं है। जब भी जैसी जरूरत पड़ी, जैसे सोसाइटी है, वैसे वैसे इसमें चेंजेस भी हो सकते हैं। और उस चेंजेस को हम अमेंडमेंट भी कहते हैं। अमेंडमेंट अमेंडमेंट का मतलब होता है चेंजेस करना। और जहां जहां हमें लगा वो चेंजेस हम कर सकते हैं। लेकिन हाँ, फंडामेंटल राइट्स को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर कोई फंडामेंटल राइट्स को चेंज करता है देन वी हैव द राइट टू गो थ्रू टू द कोर्ट एंड आस्क फॉर जस्टिस। ये चीज है इसमें। तो बस इस वीडियो पे इतना ही है। टिल देन वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय।